प्लांक क्वांटम थ्योरी। प्लांक जो थे उन्होंने बताया कि किसी भी वस्तु के द्वारा ऊर्जा का अवशोषण या ऊर्जा का उत्सर्जन सतत रूप से नहीं होता है, परंतु असतत रूप से ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में होता है। ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होता है। इन पैकेटों को हम क्वांटा या क्वांटम या फोटान कहते हैं। कि कोई भी वस्तु होगी तो वह लगातार न तो ऊर्जा का अवशोषण करेगी और ना ही लगातार उससे ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। तो होगा क्या? तो ये होगा ये कि वह वस्तु क्या होगी, छोटे छोटे पैकेटों के रूप में ऊर्जा का या तो अवशोषण करेगी और नहीं तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगी। और जो ये ऊर्जा के जो छोटे छोटे पैकेट या तो अवशोषित होते हैं या उत्सर्जित होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, फोटान कहते हैं या क्वांटा कहते हैं या उसी को क्वांटम कहा जाता है। कि ऊर्जा के जो छोटे छोटे पैकेट जो हैं, जो वस्तु के द्वारा या तो अवशोषित किया जा रहा है या उत्सर्जित किया जा रहा है, उसी को फोटान कहा जाता है या क्वांटा कहा जाता है या क्वांटम कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार वस्तु के द्वारा ऊर्जा का उत्सर्जन, ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण सतत मतलब लगातार रूप से नहीं होती है, सतत रूप से नहीं होती है, बल्कि असतत रूप से ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में होती है, ठीक है। इसे फर्स्ट पॉइंट बना लीजिए। सेकेंड पॉइंट में ऊर्जा के इन छोटे पैकेटों को, ऊर्जा के इन छोटे पैकेटों को क्वांटा या क्वांटम या फोटान कहते हैं, फोटान कहते हैं। थर्ड पॉइंट इसमें लिखेंगे आप, ध्यान देंगे इसको, इस पॉइंट को बताया रहेगा। विकिरण ऊर्जा ठीक है, आवृत्ति के समानुपाती होती है। कि जो वस्तु के द्वारा विकिरण ऊर्जा के रूप में या तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है या ऊर्जा का अवशोषण होता है, वह उस ऊर्जा की आवृत्ति के क्या होती है, समानुपाती होती है। अर्थात अगर हम विकिरण ऊर्जा को E मानते हैं तो E इज प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा, आवृत्ति को न्यू कहा जाता है, न्यू। प्रोपोर्शनल टू हटाने के लिए हम क्या करेंगे बाबू, एक कांस्टेंट का प्रयोग करेंगे और वह कांस्टेंट होगी आपकी H, और यहां तब हो जाएगा H न्यू। क्या हो जाएगा, H न्यू। चूंकि आप पढ़े हो बाबू, न्यू इक्वल टू होता है C/λ, पढ़ाया गया पीछे, रख देंगे तो हम लिख सकते हैं कि E इक्वल टू तब हो जाएगा H इंटू C/λ,
जहां जहां सी जो है बाबू वो क्या है, प्रकाश की चाल है, प्रकाश की चाल है, जो कितना होता है बताया गया आपको 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। लेमडा जो होती है वो विकिरण की तरंग दैर्ध्य है, विकिरण की तरंग दैर्ध्य। और यच जो है प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक। अब प्लांक नियतांक यच का जो मान होता है वह होता है 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड कर लो। ठीक है, प्लांक नियतांक का मान कितना होता है 6.626 × 10⁻34 जूल प्रति सेकेंड। तो क्या कहा प्लांक ने? प्लांक ने कहा कि किसी भी वस्तु के द्वारा ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण सतत यानी लगातार रूप से नहीं होती है, बल्कि क्या होती है, असतत रूप में होती है, डिसकंटिन्यूअस अवस्था में होती है। और किस अवस्था में? ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में पहले अवशोषण करेंगी, फिर उत्सर्जन करेंगी, फिर अवशोषण करेंगी और फिर उत्सर्जन करेंगी, जिससे उस आवेशित कण या वस्तु की क्या होती है, ऊर्जा समाप्त नहीं होती है। फिर बताया कि ऊर्जा के इन जो छोटे पैकेट होते हैं इनको हम क्वांटा या क्वांटम या फोटान कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटान कहते हैं। और लास्ट एक पॉइंट और बताया कि विकिरण ऊर्जा जो होती है वह आवृत्ति के समानुपाती होती है, यानी जो उसकी ऊर्जा का जो विकिरण ऊर्जा है जो उसके द्वारा क्या होता है, अवशोषित या उत्सर्जित हो रही है, वह उसके क्या होती है, आवृत्ति के क्या होती है, फ्रीक्वेंसी के समानुपाती होती है। जिसे हम कह सकते हैं कि जब इसके समानुपाती है तो E इज प्रोपोर्शनल टू, इसे लिख सकते हैं न्यू। प्रोपोर्शनल टू हटाने के लिए कांस्टेंट लगाया गया तो E इक्वल टू हो जाएगा एच न्यू। यहाँ पे अगर बात करें तो न्यू जो होती है वह C/λ के क्या होती है, इक्वल होती है। क्या होती है? C/λ के इक्वल होती है। अगर इसको न्यू के स्थान पे रख देंगे तो E इक्वल टू हो जाएगा H × C/λ। अगर बात करें कि इनमें जो वर्ड यूज कर रहे हैं तो आपको E पता होना चाहिए। E आपकी क्या है? विकिरण ऊर्जा है। क्या है? विकिरण ऊर्जा है। और C जो यूज हो रहा है ये प्रकाश की चाल है। लेमडा जो है वो जो विकिरण ऊर्जा है उसकी तरंग दैर्ध्य है। और यच जो आया है वो प्लांक नियतांक या प्लांक कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 6.626 × 10⁻34 जूल प्रति सेकेंड होती है। क्या होती है? जूल प्रति सेकेंड होती है। और आगे उन्होंने कहा कि जो अवशोषित ऊर्जा या उत्सर्जित ऊर्जा का मान होता है उसे हम निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। चौथी बात उन्होंने बताया, अवशोषित ऊर्जा व उत्सर्जित ऊर्जा के न्यूनतम मान को निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। वह होता है E इक्वल टू NH न्यू। अगर हमको अवशोषित या उत्सर्जित ऊर्जा का न्यूनतम मान निकालना होगा तो हम फार्मूला कौन यूज करेंगे? E इक्वल टू NH न्यू। N इक्वल टू होगा 1 2 3 डॉट 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 कोई भी पूर्णांक संख्या होगी। क्या होगी? कोई भी n की वैल्यू क्या होगी? कोई भी पूर्णांक संख्या होगी। ठीक है, आगे उन्होंने अगर मान लीजिए कि यदि हम n इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर मान लेते हैं, नोट में लिख लीजिएगा कि जो आपकी n है बाबू, अगर n इक्वल टू आपका एवोगैड्रो नंबर होता है, कौन नंबर होता है? एवोगैड्रो नंबर पढ़ा है ना, जो एवोगैड्रो नंबर होता है, तो अगर हम इस फार्मूले को लिखेंगे तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा आपकी Na इनटू में हो जाएगा आपका H न्यू। चूंकि आप जानते हो कि न्यू इक्वल टू होती है C/λ, इसको रखेंगे तो इसे लिख सकते हैं E इक्वल टू Na, और यहाँ पे H होगा ही, न्यू के स्थान पे क्या आ जाएगा? C/λ आ जाएगा। और यहाँ पे जो आप E यूज कर रहे हो, ये E जो होती है आइंस्टीन ऊर्जा होती है, आइंस्टीन ऊर्जा होती है। E क्या होती है? आइंस्टीन ऊर्जा होती है। H पता है कि प्लैंक कांस्टेंट है। C जो होती है प्रकाश की चाल होती है, ये तरंग दैर्ध्य होती है। और Na को हम कहते हैं एवोगैड्रो नंबर। Na इक्वल टू क्या होता है बाबू? एवोगैड्रो संख्या। क्या होती है? एवोगैड्रो संख्या। ठीक है,
लिए आइए प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए कि जब हम क्या करते हैं निश्चित आवृत्ति के प्रकाश की किरणों को क्या कहते हैं कम आयनन विभव वाले धातु के सतह पे क्या करते हैं आपतित कराते हैं, तो जो धातु का जो टुकड़ा होता है इससे अंदर से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं उत्सर्जित होकर कहाँ चले जाते हैं धातु की सतहों पे आ जाते हैं। कहाँ जाते हैं धातु की सतहों पे आ जाते हैं। तो इस प्रभाव को ही कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तथा उत्सर्जित जो इलेक्ट्रॉन होती है उसको हम क्या कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और यह उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन अगर मान लीजिए कि इसकी जो क्या होती है एक न्यूनतम जो प्रकाश की आवृत्ति होती है जिससे ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, यदि उससे अधिक प्रकाश उससे अधिक आवृत्ति वाले अगर प्रकाश की किरणों को आपतित कराते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने के बाद कहाँ माइग्रेट होने लगते हैं पॉजिटिव पोल्स की तरफ माइग्रेट होने लगते हैं। तो लिखा गया है जब किसी निश्चित आवृत्ति वाले प्रकाश की विकिरणों को किसी कम आयनन विभव वाले धातु की सतह पर आपतित किया जाता है या धातु पर आपतित किया जाता है, धातु के इलेक्ट्रॉन निकलकर धातु की सतहों पर आ जाते हैं। कहाँ जाते हैं धातु की सतहों पे आ जाते हैं। इस प्रभाव को हम क्या कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं तथा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं प्रकाश इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब हम इसके बाद क्या पढ़ेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव की विशेषता पढ़ेंगे। ध्यान से देखेंगे कि पहली विशेषता यह है कि प्रकाश के आपतित होने का समय और धातु से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन के बीच यानी आपतित प्रकाश और उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन के बीच में कोई भी क्या होता है समयांतराल नहीं होता है। कोई भी समयांतराल नहीं होता है। जैसे ही निश्चित आवृत्ति का क्या होता है प्रकाश की किरणें धातु की सतहों पे पड़ती हैं ये तुरंत इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं उत्सर्जित कर देते हैं। इनके बीच में कोई समय का अंतराल नहीं होता है। प्रकाश विकिरणों के आपतित प्रकाश विकिरणों के आपतित होने तथा धातु द्वारा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने में कोई समयांतराल नहीं होता है। समयांतराल नहीं होता है नहीं होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जैसे ही आप निश्चित आवृत्ति के प्रकाश को किसी कम आयनन विभव वाले धातु के ऊपर डालते हो तो यह धातु तुरंत इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर देती है। क्या कर देती है? जैसे इस धातु की प्रकाश की किरणें इस पे पड़ी ये क्या करेगी तुरंत इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करेगी। इनके बीच में किसी प्रकार का समयांतराल नहीं होगा। दूसरी विशेषता जो प्रकाश विद्युत प्रभाव की ये होती है वो ये होती है कि जो आपकी क्या होती है उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है या धातु के द्वारा कितने इलेक्ट्रॉन क्या किए जाएंगे उत्सर्जित किए जाएंगे, तो जो ये उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वह प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। लेकिन जो क्या होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वह प्रकाश की आवृत्ति के ऊपर निर्भर नहीं करती है। तो लिखेंगे दूसरी विशेषता कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। समानुपाती होती है। परंतु इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है कि जो हमारी क्या होती है कि जो ये इलेक्ट्रॉन धातु कितना उत्सर्जित करेगा ये निर्भर करेगा प्रकाश की तीव्रता के ऊपर कि उस प्रकाश की तीव्रता कितनी है। जितना ही ज्यादा तीव्रता प्रकाश की होगी जितना ही वो तीव्र होगी उतना ही अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करेगी, क्योंकि दोनों के बीच में किसका संबंध होता है समानुपाती का होता है। तीव्रता बढ़ाओगे उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, उसकी तीव्रता घटाओगे उसकी क्या होगी उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटेगी। परंतु इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वह प्रकाश की आवृत्ति के ऊपर निर्भर
नहीं करेगी, उसके फ्रीक्वेंसी के ऊपर निर्भर नहीं करती है। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का वेग या वेग को ही क्या कहते हो, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है, आवृत्ति पर निर्भर करती है, निर्भर करती है। क्या कहा है कि जो इलेक्ट्रॉन ये उत्सर्जित हो रहा है, यह इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित जो हो रहा है, ये गति करेगा या नहीं करेगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, उस प्रकाश की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। क्योंकि आप क्या भी समझे हो, एक निश्चित आवृत्ति की प्रकाश जब पड़ती है तो धातु क्या करती है, इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित कर देती है। तो जब उसका एक जो भी यह आपकी प्रकाश जो यहाँ पे आपतित हो रही है, इसकी निश्चित आवृत्ति होगी, एक क्या होगी, ये निश्चित आवृत्ति वाला होगा। और निश्चित आवृत्ति का मतलब है कि न्यूनतम कितनी आवृत्ति का हम प्रकाश डालेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करेगी। अगर उतना ही हम इलेक्ट्रॉन इस पे डाल, उतना ही क्या होता है फ्रीक्वेंसी का, अगर हम क्या करेंगे, जितना इसका न्यूनतम फ्रीक्वेंसी चाहिए उतना ही हम फ्रीक्वेंसी का आगे यदि प्रकाश हम क्या करेंगे, आपतित कराएंगे, तो ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करेगी। क्या करेगी, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करेगी, परंतु ये इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा। लेकिन जितना निश्चित इसकी आवृत्ति होगी, उससे थोड़ा सा हम क्या करते हैं, अधिक आवृत्ति की अगर प्रकाश की हम विकिरणों को डाल इस पर आपतित कराएंगे, तो ये क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन भी करेगी, और वह जो अधिक मात्रा में इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है उसके द्वारा ये इलेक्ट्रॉन में क्या पाई जाएगी, गतिज ऊर्जा और वेग भी पाया जाएगा। क्या होगा, गतिज ऊर्जा और वेग भी पाया जाएगा। किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए एक न्यूनतम प्रकाश की आवृत्ति की आवश्यकता होती है। इस न्यूनतम प्रकाश की आवृत्ति को देलही आवृत्ति या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। पांचवा लिख लीजिएगा, यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति देलही आवृत्ति से अधिक होती है तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन में गतिज ऊर्जा पाई जाती है। ध्यान से समझो।